तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सरल रेखा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक्स अक्ष दे रखा है और एक वाई अक्ष दे रखा है, और इसमें दो रेखाएं दे रखी हैं। एक एक्स बराबर ए रेखा है और दूसरी एक वाई बराबर बी रेखा है। जो एक्स बराबर ए रेखा है और जो वाई बराबर बी रेखा है, ये दोनों बिंदु ए कोमा बी पर मिलती हैं, ठीक है। और जो एक्स बराबर ए रेखा है वो वाई अक्ष के समांतर है, और एक्स बराबर ए जो है वो एक्स अक्ष को बिंदु ए पे काटती है। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ए कोमा जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष पर है इसलिए बाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और जो बाई बराबर बी है वो बाई अक्ष को जहाँ काटती है वो बिंदु बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कोमा बी। जीरो क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष नहीं है, सिर्फ बाई अक्ष पे है। अब जो एक्स बराबर ए है, इस रेखा के जो एक्स निर्देशांक होंगे वो हमेशा ए होता है, लेकिन बाई निर्देशांक बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो सीधी रेखा जाएगी तो एक्स के सिर्फ ए बिंदु से होकर जाएगी, लेकिन बाई का हर पॉइंट पर मान अलग अलग होगा। अगर इस बिंदु पर देखेंगे तो बाई का मान ये वाला होगा, और इस बिंदु पर देखेंगे तो बाई का मान ये वाला होगा, इसलिए बाई के मान बदलते रहेंगे। इसी तरीके से जो बाई बराबर बी है उसके लिए बाई निर्देशांक हमेशा बी होगा, और एक्स निर्देशांक उसके भी बदलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला पॉइंट है, इसमें हम लोगों को निकालना सीखना है कि रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं। यानी रेखा का ढाल बोल लो या फिर प्रवणता बोल लो, ठीक है। और अंतःखंड निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हम लोग रेखा की प्रवणता निकालना सीखेंगे, यानी कि रेखा का ढाल। तो देखिए इसको पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, एक ये जो वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, तो एक तरीके से ये एक्स वाई तल बन गया। इसमें एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक हैं एक्स वन कोमा वाई वन, और दूसरा है बिंदु क्यू जिसके निर्देशांक है एक्स टू कोमा वाई टू। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से एक रेखा बन रही है जो एक्स अक्ष को बिंदु ए पर काटती है और वाई अक्ष को बिंदु पी पर काटती है। और बिंदु पी से रेखा एक पी एम एक रेखाखंड खींचा गया है जो एक्स अक्ष पर लंब है, जो बिंदु एम पर मिलता है। इसी तरीके से बिंदु क्यू से इस एक्स अक्ष पर एक लंब खींचा गया है जो कि रेखाखंड बनता है क्यू एन। ठीक है, ये लंब है। और इसी तरीके से बिंदु पी से ये जो क्यू एन ये जो रेखाखंड है इस पर एक लंब खींचा गया है पी एल। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए अगर ये वाला कोण थीटा माना गया है, यानी कि एंगल क्यू पी एल, जो क्यू पी एल इस त्रिभुज में ये एंगल थीटा माना गया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जो पी एल है वो इस पे लंब है, तो पी एल जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होते हैं, जिनको एकांतर कोण कहते हैं। जब ये बराबर ये है और ये बराबर इसके होता है, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, अतः एंगल दो बराबर चार होगा, यानी कि एंगल दो बराबर एंगल चार होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज क्यू पी एल से, यानी कि इस वाले त्रिभुज से, जो कि समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, इस पर लंब खींचा गया है पी एल। अब टेन थीटा को यहाँ पे लिखा गया है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में? क्यू एल, और आधार हो जाएगा पी एल। ठीक है, इसकी दूरियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो पी निर्देशांक है उसकी है एक्स वन कोमा वाई वन, और इसको यहाँ पे डिनोट किया गया है कि ये एक्स वन है और ये वाई वन है, इसी तरीके से। ठीक है, तो एल क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी? जो एल क्यू है ये वाली लंबाई, देखो पूरा बाई टू था और ये इतना बाई वन था, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? बाई टू माइनस बाई वन। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ ये लिखा हुआ है, ये आप लोग यहाँ पे देख के आप लोग समझ सकते हो। सिर्फ हम लोग टेन थीटा निकालेंगे त्रिभुज से, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी कि
लंब की लंबाई बटे आधार की लंबाई। लंब की लंबाई क्या आ जाएगी सीधी, बाई टू माइनस बाई वन, और आधार क्या आ जाएगा इसका, एक्स टू माइनस एक्स वन। पूरा ये एक्स टू था और इतना ये एक्स वन है, तो इतना जो बचा है ये आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन यही क्या होती है, जो सरल रेखा होती है उसकी प्रवणता। ठीक है, और जो प्रवणता होती है उसको हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं, जो संकेत होता है उसको एम से भी चिन्हित करते हैं। ठीक है, अब जो प्रवणता एम है, या तो यहाँ पे इसको बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा गया है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो माइनस का बाई वन माइनस बाई टू आ जाएगा, और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई वन माइनस बाई टू बटे में एक्स वन माइनस एक्स टू, इसीलिए यहाँ पे बराबर में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो प्रवणता एम हो गई बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर बाई वन माइनस बाई टू बटे एक्स वन माइनस एक्स टू। ये कैसे आ गया, माइनस चिन्ह कॉमन लेके ऊपर नीचे कट गया इसलिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी सरल रेखा की प्रवणता निकालना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अपना सरल रेखा की प्रवणता के रूप में मानक समीकरण, यानी कि एक सरल रेखा का उसकी प्रवणता के रूप में उसका समीकरण कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक डायग्राम दे रखा है ये वाला। अब इसमें कह रहा है कि, तो देखिए इस ग्राफ में जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसके हिसाब से है। तो इसमें दे रखा है कि ए बी एक रेखा है, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष को बिंदु क्यू पर काटती है, और जो बाई अक्ष है उसको बिंदु एल पर काटती है। ठीक है, और इसी रेखा पर एक बिंदु पी लिया है जिसके निर्देशांक एक्स कोमा बाई हैं। ठीक है, और जो रेखा है वो बाई अक्ष पर अंतखंड सी काटती है, यानी कि इसकी जो लंबाई है जो अंतखंड काटेगी इसकी लंबाई होगी सी। ठीक है, और जो एंगल दे रखा है एंगल एल क्यू एक्स, यानी कि एल क्यू एक्स ये वाला, ये थीटा दे रखा है, और जो ओ एल की लंबाई सी है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब रेखा ए बी का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो देखो बिंदु P माना है, ठीक है, इससे एक्स अक्ष पर लंब खींचा। ठीक है, और जो बाई अक्ष पे जो बिंदु L पर काट रहा था रेखा ए बी, उससे सामने जो पी एम रेखाखंड है इस पे एक लंब खींचा जो कि एन पर मिलता है। तो जो पूरी जो लंबाई हो जाएगी ये बाई थी, और ये नीचे वाली लंबाई ये कितनी थी, ये सी थी, तो सिर्फ ऊपर की लंबाई कितनी आ जाएगी, बाई माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एंगल पी एल एन, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पी एन को क्या लिखा है, पी एन क्या है, पी एन ये वाली जो कि बाई माइनस सी है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एल एन बराबर ओ एम बराबर एक्स, यानी कि एल एन क्या है, एल एन ये वाली दूरी, इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये एल एन बराबर ही ओ एम होगा क्योंकि दोनों समांतर हैं और दोनों ही बराबर हैं, इसलिए इसको एक्स माना गया है यहाँ पे इसकी लंबाई को। अब ये त्रिभुज बन रहा है पी एल एन, त्रिभुज पी एल एन से जो टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या आ गया, बाई माइनस सी, और आधार कितना हो गया इसका, आधार होगा यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो बाई माइनस सी बटे एक्स, इसको भी हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर बाई माइनस सी बटे एक्स, और यही क्या होती है एम, यानी कि प्रवणता। अब इसको जब इतने को जब सॉल्व करेंगे ये इस वाली इक्वेशन को, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा एम एक्स प्लस सी। यही क्या है, एक सरल रेखा का मानक समीकरण उसकी प्रवणता के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये इक्वेशन आप लोगों को हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये सरल रेखा का मानक समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने समझा उससे ही संबंधित ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
एक रेखा बिंदु 0,5 से होकर जाती है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। हम लोग एक्स अक्ष लेंगे और वाई अक्ष लेंगे। एक्स कॉमा वाई 0,5 यानी कि एक्स अक्ष 0 है और वाई अक्ष 5 है, यानी कि ये रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी क्योंकि वाई हमेशा 5 फिक्स आ रहा है। तो ये रेखा है एक तरीके से वाई माइनस वाई बराबर 5 और ये बिंदु है वो क्या है 0,5। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण क्या होगा? वाई बराबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊपर हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सेम थ्योरी समझी थी इसकी। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक रेखा दे रखी है एक्स माइनस बाई √3 प्लस 8 बराबर 0 का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बना आनति कोण ज्ञात कीजिए। आनति कोण मतलब नीचे का कोण, वही जो बनता है थीटा, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो समीकरण दे रखा है पहले उसको मानक समीकरण में बदलेंगे। तो x माइनस बाई √3 प्लस 8 बराबर 0 था। इसको मानक समीकरण में बदलने के लिए जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है? बाई बराबर mx प्लस सी। इसी फॉर्म में हम लोगों को बदलना है, यानी कि बाई को सिंगल रखना है, कुछ नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो √3 को हम लोग इस साइड ले गए तो इक्वेशन आ गई बाई बराबर x बटे √3 प्लस 8 बटे √3। तो जो m आ रहा है यहाँ पे, इससे जब कंपेयर करेंगे इसका इस इक्वेशन नंबर 1 से, तो जो m आ रहा है वो क्या है? 1/√3 और जो c आ रहा है वो क्या आ रहा है? 8√3। जो m है वही क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/√3 है। तो थीटा के किस मान के लिए 1/√3 आता है? थीटा के 30 डिग्री मान के लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति भी पढ़ाया था। आप लोग अगर भूल गए हो तो आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो धन दिशा के साथ पूछा गया है। धन दिशा मतलब इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है या फिर यहाँ पे बन रहा है कोण। तो यहाँ पे ये वाली तो आ नहीं सकती, ये वाली रेखा, क्योंकि यह जो यहाँ पे जो सी बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, जो कि ये आ रहा है, तो ये वाली इस तरीके की रेखा बनेगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग को क्या निकालना है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अनुसार रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। रेखा की प्रवणता क्या होती है? m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पे एक तरीके से इसको मान लो x1 माइनस y1 और इसको मान लो x2 कोमा y2। ठीक है, यानी कि जो 2,4 है वही क्या है? एक तरीके से x1 कोमा y1 और जो 4,2 है वो क्या है? x2 कोमा y2। ठीक है, अब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही, और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तीनों पार्ट जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, इससे होकर भी जाने वाली प्रवणता ज्ञात करनी है। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इन लोगों को मैं इसलिए होमवर्क देता हूँ ताकि आप लोग ऊपर मैंने जो समझाया है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सको। क्योंकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं मैं उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको मैं आप लोगों को होमवर्क देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग उनको खुद से सॉल्व करके देखें। जब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तभी आप एग्ज़ाम पे अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। इसकी क्वेश्चन में थोड़ा डिफ़िकल्ट आ सकती है बच्चों को। तो इसका जो 5वां पार्ट है उसमें जो x1 कोमा y1 है वो एक तरीके से दे रखा है ए स्क्वायर कोमा बी, और जो x2 कोमा y2 है वो दे रखा है बी स्क्वायर कोमा ए। तो ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन दो जो गिवन है इनके हिसाब से। इसको जब सॉल्व किया तो ऊपर आया a माइनस बी बटे, अब नीचे देखिए एक तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक है, ऊपर से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे कैंसिल करने के लिए, तो b माइनस से कैंसिल हो जाएगा।
तो अपना आंसर आएगा -1/a+b, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन, इसके मैं आप लोगों को आंसर भी दे देता हूँ ताकि कई बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वैसे सिंपल है तो मैं कुछ के ही आप लोगों को आंसर देता हूँ। जैसे पार्ट नंबर 3 है, इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आप लोगों को -1। ठीक है बच्चों, और जो पॉइंट नंबर 4 है, इसका आंसर आएगा -1/3। ठीक है बच्चों, आप लोग सॉल्व कर लेना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आप लोगों को ऊपर थ्योरी समझा रखी थी। इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका बाई अक्ष पर अंतःखंड -4 है, यानी कि सी दे रखा है -4, और धन एक्स अक्ष से झुकाव, यानी कि धन एक्स अक्ष। धन एक्स अक्ष कौन सा होता है? ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है। इसके साथ बना हुआ मान लीजिए कोई रेखा है, ऐसी होगी या ऐसी होगी, इसके साथ बना हुआ कोण, ठीक है, कितना होता है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कोण कैसे नापते हैं यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो धन एक्स अक्ष यानी कि इस अक्ष से यहाँ से शुरू करना है। ठीक है बच्चों, तो थीटा दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो थीटा को हम लोगों ने क्या लिख लिया एक तरीके से 60 डिग्री। ठीक है, अब एम क्या होती है, एम होती प्रवणता। प्रवणता क्या होती है, टेन थीटा, और थीटा का मान दे रखा है 60, तो टेन 60। तो इसका जो m का मान आ जाएगा वो आ जाएगा √3। और जब इसको सॉल्व करेंगे पाई बराबर mx+c से, जो कि मानक समीकरण होता है, अब इसमें m और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बाई बराबर √3x-4। ठीक है बच्चों, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। इसमें कहा गया है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से पूछा है कि किस रेखा का बाई अक्ष पर अंतःखंड +7 है और धन एक्स अक्ष से झुकाव कोण 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अंतःखंड +7 यानी कि बाई बराबर mx+c से देखेंगे हम लोग कौन कौन सा मैच हो रहा है। जो सी है अगर वो प्लस का आ रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बाई बराबर √3x -7 आ रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि धन एक्स अक्ष के साथ, सॉरी, जो बाई अक्ष पर अंतःखंड है वो +7 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें 8 दे रखा है और क्वेश्चन में 7 की बात की गई है, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला और चौथा, पहला ऑप्शन हम लोग को एकदम सही दिख रहा है, बाई बराबर mx+c बन रहा है। ठीक है बच्चों, और 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि टेन 60 का मान √3 होता है, तो m बराबर √3 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम लोगों ने समझा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 डिग्री कोण पर झुकी है। देखिए मूल बिंदु से होकर जाती है, मान लीजिए कोई रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी कि जो बाई अक्ष पर जो जो काटते हैं अंतःखंड वो नहीं है, यानी कि सी बराबर क्या होगा इस क्वेश्चन में, 0। तो हम लोग जो लिखते हैं बाई बराबर mx+c, उसमें हम लोग c को 0 रख के इसको गायब कर देंगे, तो इक्वेशन आएगा सिर्फ बाई बराबर mx। और m क्या होता है, टेन थीटा है, यानी कि टेन 45, और टेन 45 का मान होता है 1, जो कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ा था, समझा था। तो बाई बराबर आ जाएगा आंसर x। ठीक है बच्चों, तो बाई बराबर x, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है, इसमें दो समीकरण दे रखे हैं, एक 2x - 3y बराबर 6 और दूसरा 3px + 4qy बराबर 24। एक ही रेखा को निरूपित करें, अगर दोनों ही एक ही रेखा को निरूपित करें तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए। जब एक ही रेखा को निरूपित करेंगे तो जो x अक्ष के गुणांक हैं और जो y के जो गुणांक हैं उनको हम लोग अनुपात में लिख के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3p है और पहले इक्वेशन में 2 है, तो 3p/2 कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो। तो इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना है, तो यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से भाग देकर किया गया है। आप लोग 1 को 2 से भाग करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3p/2 यहाँ पे हो गया। और देखिए जो बाई का गुणांक है इक्वेशन नंबर 2 में वो है 4q, यहाँ पे भी है 4q,
और पहले क्वेश्चन में -3 है, तो बाई का गुणांक यहाँ पे पूरा माइनस चिन्ह के साथ लेंगे तो -3, ठीक है। और जो बराबर में 24/6 है वो भी लिखेंगे, बराबर में 24/6, जो एक तरीके से सी का काम कर रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, तो 3p/2 बराबर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 8/3, और जो q की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी -3। तो p बराबर आ जाएगा 8/3 और q आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। देखिए ये जो इसमें सॉल्व करके दिखाया गया है, मैं उससे ना समझा के आप लोगों को दूसरी तरीके से समझाता हूँ। देखिए तो बाई बराबर mx+c, जो रेखा का जो मानक समीकरण होता है, उसमें जो प्रवणता निकालने के लिए m बराबर क्या निकालते हैं, tan थीटा बराबर बाई 2 - बाई 1/x2 - x1। वैसे भी रेखा की प्रवणता निकलती है, लेकिन इसका एक सिंपल फार्मूला भी होता है। मान लीजिए एक रेखा अगर बाई बराबर mx+c के अगर फॉर्म में नहीं दे रखी हो, मान लीजिए कोई x का गुणांक दे रखा हो और y के गुणांक बराबर c ऐसे फॉर्म में दे रखी हो, यानी कि कोई ax प्लस बी वाई बराबर c के टर्म में अगर कोई रेखा दे रखी हो, तो निकालने के लिए हम इसको भी पहले y बराबर mx+c में पहले कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद निकालें इसकी प्रवणता m क्या बनेगी। इसका डायरेक्ट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, रेखा की प्रवणता m बराबर माइनस x का गुणांक बटे बाई का गुणांक। तो यहाँ पे -x का गुणांक, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और x का गुणांक क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ p-6, और बाई का गुणांक क्या आ रहा है, बाई का गुणांक है -16 - p²। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे कहा गया है बाई अक्ष के समांतर है। मान लीजिए कोई रेखा है, ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, बाई अक्ष के समांतर है। मान लीजिए रेखा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, या फिर इधर भी हो सकती है, अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो समांतर यानी कि जो थीटा बनेगा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि जो टेन थीटा आएगा, जो कि एम होता है, वो 90 डिग्री, और टेन 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी कि 1/0। यही क्या आता है, इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग इसके बराबर लिख लेंगे 1/0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 - p² बराबर 0। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 16 - p² बराबर 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो p के दो मान आएंगे, एक +4 और एक -4। अब जब समीकरण में एक बार p+4 रखेंगे तो x का मान आएगा एक बार -11/2, और जब p का मान -4 रखेंगे तो एक x का मान आएगा -11/10। ये दोनों ही रेखाएं हैं जो कि बाई अक्ष के समांतर आ रही हैं, अतः अवेश समांतर रेखाएं ये दोनों ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी एकदम सेम जो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी एक समीकरण दे रखा है 3x - 3y - c बराबर 0, यानी कि किस फॉर्म में दे रखी है, एक तरीके से ax + by बराबर c के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे c को यहाँ पे लिख रखा है -7। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं अगर इस फॉर्म में दे रखी हो, तो -x का गुणांक बटे y का गुणांक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने ऊपर जो थ्योरी समझी थी उससे संबंधित। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारी क्लास का, इसमें हम लोगों को निकालना है कि रेखा का समीकरण जब अक्षों से कटे अंतखंड दिए हों। यानी कि जी मान लीजिए कोई सरल रेखा निकालनी हो जिसका x अक्ष पर अंतखंड दिया हुआ हो और y अक्ष पर अंतखंड दिया हुआ हो। ठीक है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों से ए और बी लंबाई के अंतखंड काटती है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चित्र दे रखा है। यहाँ पे ये एक रेखा है और ये अक्षों पर ए और बी लंबाई के अंतखंड काटती है। मान लीजिए ए क्या है, एक्स अक्ष का अंतखंड है। यहाँ पे जहाँ पे एक्स अक्ष पे मिलती है वो बिंदु ए है, तो इसकी लंबाई ए हो जाएगी। इसी तरीके से ये बाई पे काटती है, उसकी लंबाई क्या है, यहाँ से मूल बिंदु से बी है। यहाँ पे प्रथम विधि है, मान लीजिए अभीष्ट रेखा ए बी है जो निर्देशांकों से अंतखंड ओ ए तथा ओ बी लंबाई में क्रमशः ए अथवा बी इकाइयों को काटती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक बिंदु P माना है इस रेखा पर ए बी पर, ठीक है, जिसके निर्देशांक है एक्स कोमा बाई। तो ए बी का समीकरण अंतखंड ए कोमा बी द्वारा प्रकट करने के लिए हमें एक्स कोमा बाई कोमा ए और बी में संबंध ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए जो बिंदु P है उससे एक्स अक्ष पर एक लंब डाला और वाई अक्ष पर एक लंब डाला, तो एक्स अक्ष का रेखाखंड हो जाएगा पी एम और वाई अक्ष पे जो लंब है उसका रेखाखंड की लंबाई है एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी एन। ओ एम, अब देखिए जो ओ एम है इसी के ही समांतर ये पी एन है जो कि आमने सामने है और दोनों ही की लंबाई बराबर है जो कि एक्स है। और इसी तरीके से पी एम बराबर एन ओ, पी एम क्या है, पी एम। अब ये लंब की लंबाई बात कर यानी कि पी एम बराबर एन ओ, इसकी लंबाई बात कर रखी है, तो इसको हम लोगों ने बाई मान लिया। क्यों? क्योंकि बिंदु पी के निर्देशांक दे रखे हैं एस कोमा बाई है, इसलिए इसका एक्स अक्ष से दूरी होगी एक्स और बाई अक्ष से दूरी होगी बाई, सॉरी मूल बिंदु से दूरी होगी इसकी बाई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि जो पूरा बड़ा त्रिभुज है इसकी बात कर रखी है। तो ये किन दो त्रिभुजों को जोड़कर बना है, त्रिभुज ओ ए पी यानी कि ओ ए पी ये वाला त्रिभुज प्लस ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इनको जोड़ के यहाँ पे दिखाया गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक त्रिभुज ओ ए बी का हो जाएगा 1/2, आधार क्या हो जाएगा ओ ए और ऊंचाई हो जाएगी ओ बी बराबर। इसी तरीके से इन त्रिभुजों का भी लिख लेंगे क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए जो हम लोगों ने निकाला था ओ ए क्या था इंटू ओ बी। ओ ए क्या है, ओ ए इस बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या है ए है, तो ए इंटू ये ओ बी हो जाएगा बी, तो 1/2 इंटू ए बी। इसी तरीके से ओ ए इंटू एम पी और ओ बी इंटू एन पी यहाँ पे लिख लेंगे जो कि इस डायग्राम में हमको दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने क्या किया कि 1/2 ए बी से भाग देने पर यानी कि हर एक समीकरण में 1/2 ए बी से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 ए बी बटे में 1/2 ए बी बराबर 1/2 ए बाई बटे 1/2 ए बी। इसी तरीके से 1/2 ये बी एक्स और बटे 1/2 ए बी। देखिए इससे तो ये कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ए से ए कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बी से बी कट गया। तो यहाँ पे क्या समीकरण बन गया, एक बराबर बाई बटे बी प्लस एक्स बटे ए। इसको जब सीधा लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स बटे ए प्लस बाई बटे बी बराबर 1। तो ये एक तरीके से एक रेखा का समीकरण बन गया है। जब अगर रेखा के जो अंतखंड दे रखे हो, मतलब एक्स अक्ष पर कितना काटती है और वाई अक्ष पर कितना काटती है, जब अंतखंड दे रखे हो तो उस कंडीशन में ये रेखा का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थी इसकी विधि नंबर 1। अब इसकी एक विधि नंबर 2 भी है जिससे हम लोग इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। वो क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो विधि नंबर 2 मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर दी है। तो देखिए ये जो पूरा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ओ ए बी, इस पूरे त्रिभुज में एक ही त्रिभुज ये भी बन रहा है पी एम ए। तो एक तरीके से ये त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज जब एक दूसरे को समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात भी
बराबर होते हैं। तो देखिए, छोटे वाले त्रिभुज का जो लंब है पी एम बटे बड़े त्रिभुज का जो लंब है ओ बी। ठीक है, इसी तरीके से जो आधार है छोटे त्रिभुज का वो है एम ए, जिसकी लंबाई क्या है ए माइनस एक्स, क्योंकि पूरी ए है और ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी ए माइनस एक्स। और बटे में बड़े त्रिभुज का आधार जो कि क्या है ओ ए, इसकी लंबाई क्या है ए है। तो ये बन गया इक्वेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल जो समीकरण बन के आएगा वो आ जाएगा एक्स बटे ए प्लस बाई बटे बी बराबर वन। यही क्या है रेखा का समीकरण है। कैसे आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं वो क्या है समरूप त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इसकी एक विधि नंबर 3 भी है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विधि नंबर 3 है ये समीकरण सिद्ध करने के लिए कि जो रेखा है वो अंतखंड काटती है एक्स और वाई अक्ष पे। उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है कि एक रेखा है जिसका समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि मानक समीकरण है। अब a और b जो निर्देशांक बन रहे थे, ये जो रेखा काट रही थी यहाँ पे, ये a बन रहा था और ये b बन रहा था, जो कि था 0, b और ये था a, 0। ठीक है बच्चों, अब जो बिंदु a है वो क्या है इस रेखा पर ही तो है एक तरीके से, क्योंकि जो रेखा है बिंदु इस पे जा रही है। तो जो जो बिंदु है वो इस तरीके से एक रेखा को संतुष्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो बिंदु के निर्देशांक है एक्स कोमा वाई जो कि है a, 0, इसको हम लोग रेखा में रख देंगे, किसमें y बराबर एम एक्स प्लस सी में। तब ये जो बिंदु जब इसमें रखेंगे तो y तो 0 है तो y बराबर 0 रख दिया, और एम एक्स की जगह क्या रख दिया a और प्लस सी। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जो बिंदु बी था जो कि 0, b है, उसको भी हम लोग इस रेखा ए बी में रख देंगे। तो उससे समीकरण बन के आएगा वो आएगा b बराबर 0 प्लस सी, यानी कि b बराबर c आ गया। अब समीकरण 2 और 4 से, इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो c की वैल्यू है वो b रख देंगे। तो c की वैल्यू जब b रखेंगे तो क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी एम ए 0 बराबर एम ए, और c की जगह रख देंगे b यानी कि प्लस का b। तो ये आ जाएगा एम ए बराबर माइनस का बी। तो एम जो आएगी प्रवणता वो क्या आ जाएगी माइनस का बी बटा ए। ठीक है, ये प्रवणता आ गई इसकी। अब हम लोग क्या करेंगे, परिणाम 4 और 5 से, इसको क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया। अब 4 और 5 से इन दोनों से प्राप्त सी और एम के मानों को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। यानी जो y बराबर एम एक्स प्लस सी था, y बराबर एम एक्स प्लस सी था, उसमें c की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग b रख देंगे, और m की वैल्यू क्या रख देंगे माइनस का b बटे a। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फाइनली तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बन के एक्स बटे ए प्लस बाई बटा बी बराबर 1। ये कब आएगा, जब ये क्वेश्चन बनेगी इसमें हम लोगों को b का भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना होगा। तो ये अपना फाइनली समीकरण बन के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझा जब रेखा का समीकरण कैसे बनता है जब वो अंतखंड करती है। तो अब आगे चलते हैं। अब इसी में एक उपप्रमेय बनती है, वो क्या है, मान लीजिए कि अगर एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड का मान अनंत की ओर हो। मान लीजिए कि जो ये रेखा बन रही है, ठीक है, अब ऐसी तो बन नहीं सकती क्योंकि हम लोगों को कहा गया है कि एक्स अक्ष पर काटती है वो अनंत पर काटती है। तो एक तरीके से ये रेखा कैसी होगी, ये जाएगी बिल्कुल अनंत पर काटेगी, तो एक तरीके से ये एक्स अक्ष के समांतर होती हुई जाएगी, बहुत ही अनंत तक जाके ये एक्स अक्ष पे जाकर मिलेगी। तो हमको ये कैसे प्रतीत होगी, एकदम से जो एक्स अक्ष के समांतर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो समीकरण बनता है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। तो जो ए था अंतखंड वो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो ए जब अनंत हो जाएगा तो एक्स बटे अनंत, अब किसी भी संख्या में जब बहुत बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो वो एक तरीके से क्या आता है 0 बन के आ जाएगा। तो इस कंडीशन में एक्स बटे ए की वैल्यू एक तरीके से क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो समीकरण क्या बनेगा, सिर्फ बाई बटे बी बराबर 1, यानी कि बाई बराबर बी। तो एक तरीके से ये क्या आ गई, इस रेखा का समीकरण आ गया बाई बराबर बी। ये बाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। तो एक तरीके से जो रेखा आएगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जब बाई अक्ष पर काटे अंतखंड और उसका मान अनंत की ओर हो तो उस कंडीशन में बाई बटे बी
ये 0 हो जाएगा क्योंकि उस कंडीशन में b अनंत होगा। तो और बाई में किसी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो वो 0 ही आता है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेखा का समीकरण बनेगा वो बनेगा x बराबर a। तो ये जो रेखा होगी वो बाई अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टिप्पणी लिखी हुई है कि अंतखंडों के मानों के लिए वही नियम है जो x अक्ष तथा बाई अक्ष पर लंबाइयों के लिए है, ठीक है बच्चों। तो ये उपप्रमेय भी हम लोगों ने समझ ली। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों को ऊपर जो थ्योरी पढ़ाई है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेखा दे रखी है 5x प्लस 12y माइनस 15 बराबर 0, जिस बिंदु पर x अक्ष को काटती है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है उसके मान निकालनी, यानी कि x अक्ष पर काटने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, y को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो उसको 0 करने के लिए हम लोग y बराबर 0 पुट कर देंगे समीकरण में। तो ये समीकरण बन जाएगा 5x प्लस 12 इंटू 0 और माइनस का 15 इधर ले जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे x अक्ष पर 3,0, ठीक है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, रेखा दे रखी है 3x प्लस 4y बराबर 12 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड ज्ञात करने हैं। अंतखंड ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को x बटे a प्लस बाई बटा b बराबर 1 के रूप में इसको लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसको 1 लाना है। यहाँ पे जो 12 लिखा है इसको 1 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ 12 का भाग दे देंगे तो ये बनेगा 3x बटे 12 प्लस 4y बटे 12 और बराबर 12 बटे 12। तो ये कट जाएंगे, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। तो अपना समीकरण बन के आ जाएगा x बटे 4 प्लस बाई बटे 3 बराबर 1। अब ये x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 के रूप में ये समीकरण सिद्ध हो गया है। और इसमें जो a होता है वो क्या होता है, x अक्ष पर अंतखंड, और जो b होता है बाई के नीचे वो क्या होता है, बाई अंतखंड। तो a बराबर 4 आ जाएगा और b बराबर 3, ठीक है बच्चों। तो x अक्ष पर कटे अंतखंड की माप आ जाएगी 4 मात्रक और y अक्ष पर कटे अंतखंड की माप आ जाएगी 3 मात्रक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु से जाने वाली तथा अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। अक्षों से बराबर कोण बनाने वाली मतलब मान लीजिए रोज का ए बी है, वो एक्स अक्ष के साथ और ये बाई अक्ष के साथ दोनों बराबर कोण बनाए, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो यानी कि आधा 45 डिग्री हो और ये भी 45 डिग्री हो, ठीक है। तो इसकी बात कह रहा है यहाँ पे कि बराबर कोण बनाने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। तो एक तो रेखा यहाँ पे ए बी है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है। इसी तरीके से दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, पी क्यू। जो पी क्यू है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, हमेशा कोण क्या कौन सा देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स अक्ष के साथ ये वाला कोण बनेगा इसका। तो ये 90 था, तो और इस कंडीशन में भी ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो 90 प्लस 45 कितना होगा, 135 डिग्री। यानी कि जो रेखा पी क्यू है वो एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो इनके हम लोगों को समीकरण निकालने हैं। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ए बी जो एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है उसका समीकरण हो जाएगा बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी कि बाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक मानक समीकरण होता है। इसमें सी तो 0 होगा क्योंकि अंतखंड नहीं कर रही है बाई एक्स पर। तो बाई बराबर सिर्फ एम एक्स होगा और एम क्या होता है, एम बराबर होता है टेन थीटा। थीटा का यहाँ पे 45 डिग्री है, तो टेन 45 का मान कितना होता है एक। तो एम बराबर कितना आ गया 1। तो रेखा क्या बन गई, बाई बराबर एक्स। इसको हम लोग और कैसे ले सकते हैं, एक्स माइनस बाई बराबर 0, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब जो दूसरी रेखा बन रही है पी क्यू उसके लिए थीटा क्या है, 135 डिग्री है। 135 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन 90 प्लस 45। अब हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, यानी माइनस का कॉट 45, यानी कि माइनस का 1। तो इस कंडीशन में रेखा का समीकरण आ जाएगा बाई बराबर माइनस एक्स। अब एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं हम लोग। अब इसका बी पार्ट है, इसमें कह रहा है कि
उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों की धन दिशाओं पर समान अंतखंड काटती है। अक्षों की धन दिशाओं मतलब ये भी धनात्मक होती है तो ये भी धनात्मक होती है, यानी कि एक रेखा इस तरीके से जाएगी जो अक्षों की धनात्मक दिशा में काटेगी, यानी कि समान अंतखंड बनना है। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो हम लोग जानते हैं रेखा का समीकरण हम लोगों को क्या निकाला था, जो अक्षों पर काटती है एक्स बटे ए प्लस बाई बटे बी बराबर वन। यहाँ पे बी बराबर भी ए है, तो एक्स बटे ए प्लस बाई बटे ए आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस बाई और बराबर में वन, यानी कि एक्स प्लस बाई बराबर ए। ये रेखा का समीकरण बन जाएगा। अब कह रहा है कि -4,3 इस रेखा से होके जाती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका एक्स अक्ष ऋणात्मक है और वाई अक्ष धनात्मक है, ठीक है। तो -4,3 इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी -1। अब माइनस ए की वैल्यू को इस समीकरण में दोबारा रख देंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर -1, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर 0। ये क्या आ गया, रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एक पॉइंट दे रखा है 6,-4। इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है, जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 7 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो रेखा का समीकरण है वो हम लोगों ने लिख लिया। मान लीजिए एक्स और वाई एक्स पर कहाँ कहाँ पे काट रहा है, ए और बी पे। तो रेखा का समीकरण क्या बनता है, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, बिंदु 6,-4 से होकर जाती है, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये बिंदु। तो हम लोग एक्स की जगह 4 और वाई की जगह -4 रख देंगे, ठीक है। तो ए और बी में क्या संबंध आ गया, बी बराबर 7 माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में b बराबर 7 माइनस ए रखने पर, समीकरण नंबर 2 कौन सा था, ये वाला, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हम लोग b बराबर 7 माइनस ए रख देंगे, 6 इंटू बी माइनस 4a बराबर ए बी, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक आएगा a माइनस 13 इंटू ए माइनस 14 बराबर 0, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो जब एक ब्रैकेट में अलग और दूसरे ब्रैकेट में अलग और बराबर 0 लिखे होते हैं, तो हम लोग एक ब्रैकेट में जो संख्या लिखी होती है उसको 0 के बराबर लिख देते हैं, यानी कि a-3 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा a-14 बराबर 0। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और मैंने द्विघात समीकरण पढ़ाया था, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर करके कुछ समीकरण बनेगा जो कि द्विघात समीकरण होता है, उसको सॉल्व करोगे तो वैसे भी आप लोग निकाल सकते हो। तब इसको जब सॉल्व किया तो a बराबर 3 और 14 दो मान आए हैं, ठीक है। अब a के मान अलग अलग रख के इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। पहले a का मान 3 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी 4, फिर a का मान अगर 14 रखेंगे तो b की वैल्यू आएगी -7। तो यहाँ पे a और b की ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, पहले 3 और 4 रखेंगे, फिर बाद में 14 और -7 रखेंगे, ठीक है। तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, ए की जगह 3 रख दिया और b की जगह 4 रख दिया, तो एक समीकरण बन के आ गया यहाँ पे 4x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक बार a 14 रखेंगे और b -7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण बन के आएगा x माइनस 2y बराबर 14, ठीक है। अब इन दोनों का लिखा हुआ है, अतः अभिष्ट समीकरण क्या होगा, अतः दोनों जो होंगे ये रेखा के समीकरण होंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं से घिरी हो, यानी कि एक रेखा है x बराबर 0। x बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, ये वाली, जो बाई अक्ष होता है वो x बराबर 0 रेखा होती है, क्योंकि ये सिर्फ बाई अक्ष है, सभी बाई पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो बाई को ही, इसको भी x बराबर 0 रेखा कहते हैं। और जो बाई बराबर 0 होती है वो किस रेखा का क्वेश्चन होता है, x अक्ष का, बाई बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पर बाई के सही मान 0 होते हैं। और दूसरी रेखा बन रही है x बटे 2 प्लस बाई बटे 3 बराबर 1, यानी कि x अक्ष पर 2 पे कट कर रही है
और बाई अक्ष पर 3 पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये लंबाई 3 हो जाएगी। अब देखिए एक तरीके से ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मात्रक, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है कि अक्षों के द्वारा इस रेखा के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए हमें पता नहीं ये रेखा कैसी है, मान लीजिए ऐसी रेखा हुई अगर, ठीक है। तो अक्षों के द्वारा मतलब यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है, तो इनकी लंबाई और ये लंबाई ज्ञात करनी है और इस रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हमको निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि रेखा को x/a प्लस y/b बराबर 1 के फॉर्म में लिखने, क्योंकि वैसे आसान होता है, हम लोग को डायरेक्ट पता चल जाता है कि x अक्ष पर कहाँ काट रही है और y अक्ष पर कहाँ काट रही है। तो ये रेखा का समीकरण है। अब बराबर में 1 होता है, कैसे, x/a प्लस y/b बराबर में 1 होता है। तो इधर 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन 2 अल्फ़ा से भाग दे देंगे। तो जब साइन 2 अल्फ़ा से भाग देंगे, ठीक है, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ाया था। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। तो साइन 2 अल्फ़ा का, और इस यहाँ पे भी इन दोनों की वैल्यू जब खोलेंगे तो एक्स साइन अल्फ़ा बटे 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बाई कॉस अल्फ़ा बटे 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बराबर 1। यहाँ से साइन अल्फ़ा कट गया, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कट गया। तो इक्वेशन बन क्या आई हमारी, एक्स बटे 2 कॉस अल्फ़ा प्लस वाई बटे 2 साइन अल्फ़ा बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख गया है कि एक्स जहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष को, वहाँ से मूल बिंदु की इसकी दूरी क्या है 2 कॉस अल्फ़ा। ए बराबर आ गया 2 कॉस अल्फ़ा और बी बराबर आ गया 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। माना दी हुई रेखा एक्स अक्ष को बिंदु ए पर और वाई को बिंदु बी पर काटती है, ठीक है। अब वही है, अब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 कॉस अल्फ़ा कोमा 0 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √/2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फ़ा कोमा 0 इसको हम लोग मान लेंगे x1 कोमा y1 और इसको मान लेंगे x2 कोमा y2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√1 और √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो इसका आंसर आ गया 2 मात्रक, यानी कि दो भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 2 मात्रक, ठीक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु दे रखे होते हैं, ठीक है, x1 कोमा y1 है ये और ये x2 कोमा y2 है। अब कहा गया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा दें हम लोग डायरेक्ट, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल के आएंगे कॉस अल्फ़ा कोमा साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जाने ज़्यादा आने की कोशिश होती है। तो ये थे ऊपर मैंने आप लोगों को जो भी थ्योरी समझाई थी उससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब चलिए आगे कुछ थ्योरी हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग को समझना है लंब रूप। लंब रूप के रूप में किसी भी रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं। इसमें दे रखा है कि मूल बिंदु से किसी सरल रेखा पर डाले गए लंब तथा उस लंब द्वारा x अक्ष के साथ बने हुए कोण के रूप में उस सरल रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे डायग्राम दे रखा है, ये एक चित्र है, इसमें y अक्ष है, x अक्ष है और एक रेखा AB है।
ठीक है, एक्स अक्ष पर काटती है और वाई अक्ष पर काटती है। इस मूल बिंदु से इस रेखा ए बी पर एक लंब डाला, ठीक है, जो कि इसको एल बिंदु पर मिलता है। और जो रेखाखंड बना है ओ एल, ये एक्स अक्ष के साथ मान लीजिए अल्फा कोण बनाती है, ठीक है। अब ए बी पर कोई बिंदु हम लोगों ने पी लिया, ए बी पर पी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लीजिए हम लोगों ने एक्स और वाई है। अब हम लोगों ने क्या किया, पी एम, अब यहाँ से सीधा एक नीचे रेखाखंड खींचा, एक तरीके से लंब खींचा एक्स अक्ष पर, जो कि पी एम है। ओ एल पर एम एन तथा एम एन पर पी आर लंब खींचो, ओ एल पर एम एन। ओ एल क्या है, ओ एल, ये ओ एल है, ठीक है। एम एन यानी कि जो पी से ये एक्स अक्ष पर जो बिंदु जहाँ पे मिल रहा है, उस बिंदु से इस ओ एल पर एक लंब खींचा, जो कि है एम एन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और एम एन, जो एम एन है, जो कि एम एन बना है, ठीक है, नया। अब उस पर क्या किया गया है, जो पी बिंदु से इस पे हम लोगों ने लंब खींचा है, तो ये बिंदु इस पे आर पे मिला है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, तो ये है पूरा चित्र, ये अल्फा है, ठीक है। इसके पॉइंट है ये पी, एक्स कोमा वाई इसके निर्देशांक हैं, ठीक है। ये लंब बन रहे हैं इसके कुछ, ये कोण अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए एंगल हम लोग समझ लेते हैं, देखिए ये कोण अल्फा है यहाँ पे, और ये लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतना जो बचा है ये होगा 90 माइनस अल्फा, और जो पी एम है ये भी पूरा 90 डिग्री है। तो इतना अगर 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा अपने आप अल्फ़ा, क्योंकि पूरा एंगल कितना होना चाहिए 90। नीचे वाला कितना है 90 माइनस अल्फ़ा, तो ऊपर वाला अगर प्लस का अल्फ़ा होगा तभी ये पूरा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये अपने आप अल्फ़ा हो गया कोण, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे इसको लिख रखा है ओ एन। ओ एन क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इतनी। और एक तरीके से ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये जो बन रहा है एक तरीके से समकोण, ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये अल्फा है, ये है ओ एन, और ये जो लंबी दूरी दे रखी है इसकी लंबाई है एक्स, ये क्या है एक्स है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें जब त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाएंगे एक तरीके से एक्स के टर्म में, इसको जब लिखेंगे ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन बराबर है ओ एम, ये ओ एम है, ओ एम कॉस अल्फ़ा। इसको आप लोग या तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप लोग त्रिकोणमिति से भी कर सकते हो। कॉस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें आधार क्या है ओ एन है, ओ एन बटे कर्ण क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए ओ एम। तो ओ एन बराबर क्या आ जाएगा ओ एम कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एल एन क्या है, एल एन बराबर आर पी है, क्यों, क्योंकि देखो एल एन, ये एल एन बराबर है ये भी लंब है, और आर पी है ये भी लंब है, ठीक है। तो ये दोनों ही बराबर भुजाएं, ठीक है, दोनों ही लंब हैं। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक तरीके से ये, एक तरीके से देखिए ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, इसको लेते हैं, तो इसमें ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये एंगल अल्फ़ा है, और ये है एम, ये है पी, और ये है आर। अब आर पी यानी कि आर पी, आर पी को क्या लिखा गया है, देखिए साइन अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया आर पी, और कर्ण क्या हो गया एम पी। तो आर पी बराबर हो जाएगा एम पी साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा को यहाँ पे क्या लिखा गया है, एंगल आर एम पी लिखा गया, ये लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट साइन अल्फ़ा लिख लो, यानी कि एम पी साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को समझाई है, एम पी साइन अल्फ़ा यहाँ पे लिखी हुई है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एम कोस अल्फ़ा प्लस एम पी साइन अल्फ़ा बराबर ओ एन प्लस एन एल। अब ओ एन कौन सा है, ओ एन
प्लस एन एल प्लस एन एल, ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, ओ एल। ओ एल बराबर है, ठीक है। और यही किसके बराबर दे रखी है इस क्वेश्चन में, पी दे रखा है इसकी लंबाई, ठीक है। बराबर में पी कर लेंगे। अब ओ एन क्या है, ओ एन, ओ एन बराबर एक्स, और एम पी बराबर क्या है, बाई। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट लिखा हुआ है, ये ओ एन नहीं होगा, ये ओ एम होगा, ओ एम। ये ओ एम लिखा है, इसकी लंबाई एक्स दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओ एम बराबर एक्स हो गया, और एम पी बराबर बाई होगा। ये हो गया एक्स और ये हो गया बाई। तो समीकरण क्या बन गया, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी, ठीक है। तो ये हो गया इस रेखा का समीकरण। कैसे, अगर मान लीजिए कोई रेखा दे रखी होती है और मूल बिंदु से इस पर लंब होता है, और उसके साथ मान लीजिए कोई कोण अल्फा बनाता है और ये बिंदु पी होता है, तो उस रेखा का समीकरण हम लोग लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी, ठीक है बच्चों। तो आई होप मैंने आप लोगों को ये जो समझाया है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ऊपर रेखा का समीकरण पर क्या बना था, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर में पी। अगर हम दोनों तरफ पी का डिवाइड करेंगे तो एक्स कॉस अल्फ़ा बटे पी प्लस बाई साइन अल्फ़ा बटे पी बराबर वन। रेखा ए बी का अभी समीकरण वही होगा जो पहले वाला है, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक तरीके से सिंपल फॉर्म में लिख के देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक उप प्रमेय दे रखी है, उप प्रमेय नंबर 1 है। मैनली समीकरण जो है वो ये है वाला है, ठीक है। यदि p बराबर जीरो हो, तो p बराबर जीरो है यानी कि जो रेखा है बिल्कुल एकदम पास से जा रही है, ठीक है। उसकी एक्स अक्ष और वाई जो निर्देशांक है वो जीरो जीरो है। तो p की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में जीरो, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये बनेगा बाई साइन अल्फ़ा बराबर में माइनस का एक्स कॉस अल्फ़ा। तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस अल्फ़ा बटे में साइन अल्फ़ा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो बाई बराबर माइनस का एक्स कॉट अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप यहाँ पे आपको। अब देखिए जो बाई बराबर माइनस एक्स कॉट अल्फ़ा लिखा है, अब इसमें माइनस कॉट अल्फ़ा को अलग लिख लिया और इंटू एक्स। अब माइनस कॉट अल्फ़ा को हम लोग और क्या ले सकते हैं, हम लोग इसको ले सकते हैं टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा अल्फ़ा है तो टेन 90 प्लस अल्फ़ा बोलेंगे। और टेन 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है, माइनस का कॉट अल्फ़ा, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अतः रेखा ए बी मूल बिंदु से होकर जाएगी और धन एक्स अक्ष से 90 प्लस अल्फ़ा का कोण बनाएगी। यानी कि हम लोगों ने एक तरीके से बाई बराबर एम एक्स फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। बाई बराबर एम और एक्स, ये पूरा एम है और ये इंटू एक्स लिखा है। तो एम क्या है, एम क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको टेन में बदला है, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है वो निकाल सकें। तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरी उप प्रमेय में कहा गया है कि यदि अल्फ़ा बराबर जीरो हो, अब अल्फ़ा को ही जीरो रख देंगे तो समीकरण क्या बन जाएगा, सीधा एक्स बराबर पी आएगा, क्योंकि एक्स कॉस जीरो को मान वन होता है। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू वन प्लस साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो इंटू में जीरो हो जाएगा और बराबर में पी। तो एक्स बराबर पी, ये समीकरण आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ऊपर में नंबर 3 है, इसमें p बराबर, यदि p बराबर जीरो और अल्फा बराबर जीरो, अगर दोनों ही जीरो हो तो समीकरण बनेगा x बराबर जीरो। जब x बराबर जीरो आ गई यानी कि जो रेखा है वो बाई अक्ष होगी, क्योंकि बाई अक्ष का समीकरण और क्या होता है, x बराबर जीरो होता है। चौथे ऊपर में कहा गया है कि यदि अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हो तो समीकरण क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो समीकरण बन जाएगा बाई बराबर पी, ठीक है। अतः रेखा ए बी एक्स अक्ष के समांतर होगी। बाई बराबर पी आ रहा है यानी कि रेखा ये वाली होगी जो कि एक्स अक्ष के समांतर होगी। 5 में कहा गया है कि यदि अल्फ़ा 90 डिग्री हो और p बराबर जीरो हो तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, y बराबर जीरो, यानी कि रेखा एक्स अक्ष होगी,
ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई 8 मात्रक हो और लंब धन एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाए तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण देखिए, पी बराबर 8 दे रखा है और अल्फा बराबर 30 डिग्री दे रखा है। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी में ये सभी वैल्यू रख देंगे तो समीकरण अपना क्या निकल के आ जाएगा, √3x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग और भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे वाई बराबर यहाँ पे माइनस √3x प्लस 16, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 5 मात्रक की दूरी पर हो और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन एक्स से झुकाव कोण इतना है। यानी कि थीटा कितना है, थीटा है tan इनवर्स 5/12। जब दोनों ही तरफ tan लेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा, और इधर जब tan लेंगे इनटू में, ठीक है, और ऊपर से tan इनवर्स है तो tan tan कैंसिल हो जाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 5/12। यही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे tan अल्फा क्या आ जाएगा, 5/12। और जब इसका स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/144। अब दोनों ही तरफ जब एक एक जोड़ देंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस 25/144। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169/144। अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला था, हम लोग को याद रखना है। तो sec स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, 169/144। अब एक बार स्क्वायर हटाएंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू निगेटिव आती है। तो sec अल्फा आ जाएगा +-13/12। जब sec अल्फा निकल गया तो cos अल्फा क्या होता है, 1/sec अल्फा होता है, तो cos अल्फा उसका ही उल्टा हो जाएगा सीधा। तो अगर sec अल्फा आ रहा है प्लस का +-13/12, तो cos अल्फा आ जाएगा +-12/13, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो cos अल्फा यहाँ पे निकल के आ गया 12/13 हो। अब साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, साइन अल्फा को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। देखिए हम लोग को tan अल्फा की वैल्यू पता है और cos अल्फा की वैल्यू पता है, तो साइन अल्फा निकालना है। तो एक तो आप फार्मूला से निकाल सकते हो समकोण त्रिभुज बना के, फिर वैसे पूरा कर्ड निकालो उसको। एक इसमें सिर्फ 2 भुजाएं दे रखी है ना, तो एक कोई भुजा मिसिंग होती, ये आधार बटे कर्ड है, तो इसमें लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब ना निकालने से अच्छा है एक तरीके से साइन अल्फा को लिख लिया हम लोगों ने tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और इंटू में ये कॉस अल्फा लिखा हुआ है, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये बराबर साइन अल्फा, यानी कि वही लिखा हुआ है। यानी कि जो वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है उसी के टर्म में इसको लिख लिया है। तो साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पे 5/12। अब कॉस अल्फा हम लोग को पता ही है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, पहले एक बार कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस से खोलेंगे, फिर एक बार कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस से खोलेंगे, तो यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे। ठीक है, जब प्लस से खोलेंगे तो समीकरण बनेगा 12x प्लस 5y बराबर 39। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। और जब कॉस अल्फा की वैल्यू -12/13 से 13 रख के खोलेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी -5/13। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे एक बार कॉस अल्फा क्या रखा है, +12/13, और दूसरी कंडीशन में साइन अल्फा निकालने के लिए कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे माइनस रखी गई है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में समीकरण बन के आएगा, वो आएगा 12x प्लस 5y बराबर -39। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12x प्लस 5y बराबर -39। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अतः स्पष्ट है कि दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाली 2 रेखाएं हैं जो क्रमशः समीकरण नंबर 1 और 2 हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं, इसको डबल स्टार मार्क कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 13 मात्रक की दूरी पर हो और मूल बिंदु से
रेखा पर खींचे गए लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव क्या हो, tan इनवर्स 5/12 हो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है, यहाँ पे अल्फा दे रखा है tan इनवर्स 5/12, ठीक है। तो जब दोनों तरफ tan अल्फा लेंगे तो ऊपर मैंने समझाया था, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5/12, ठीक है। कैसे आई 5/12, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया गया है कि tan अल्फा कैसे आता है, क्योंकि दोनों तरफ tan लेंगे तो इधर भी tan बनेगा, और tan इनवर्स यानी कि 1/tan, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और इधर tan अल्फा बनेगा, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा 5/12। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको समकोण त्रिभुज में रख लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 5/12। 5/12 आ गया तो कर्ड क्या आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा इस कंडीशन में 13। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कर्ड जब 13 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से आएगी 5/13 और कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी 12/13। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की। तो x इंटू 12/13 प्लस बाई इंटू 5/13 बराबर 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल जो इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा 12x प्लस 5 माइनस का 169 बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम लोगों ने समझा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन की तरह था। अब इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं कुछ तो सॉल्व करवाऊंगा और कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलो उन क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो पहले है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें सर कन्फ्यूजन के लिए ये बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, इनका यूज भी है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें कहा गया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर हो गया, मतलब पहले रेखा ड्रॉ कर लो, जो बिंदु एक्स 2 और बाई बराबर -3 से होकर जाती है, यानी कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर भी है और कौन से बिंदु से होकर जाती है, -3, यानी कि जो रेखा होगी उस पर बाई बिंदु हमेशा फिक्स होगा, और बाई बिंदु क्या दे रखा है यहाँ पे, -3, यानी कि रेखा नीचे बनेगी नेगेटिव बाई अक्ष में, ठीक है। तो जो है ये एक्स अक्ष के समांतर होगी, तो यहाँ पे बाई बराबर -3 ये रेखा होगी, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, बाई प्लस 3 बराबर 0, यही क्या हो गया, इस रेखा का समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 3, 4 से होकर जाने वाली अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं से 8 इकाई की दूरी पर और इनके समांतर रेखाओं के समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि देखिए मैंने यहाँ पे चित्र बना लिया है। देखिए मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर जो एक थ्योरी पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों को याद हो चैप्टर में कि दो रेखाएं, ये x बराबर कितनी हो जाएगी, x बराबर 3 हो जाएगी, और ये रेखा हो जाएगी y बराबर b। तो जो पहला जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ा था यही वाला, इसमें जो सबसे पहले जो थ्योरी थी उसमें ऐसा ही चित्र बना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु से होकर जाने वाली अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो अक्षों के समांतर एक तो रेखा हो जाएगी x बराबर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 3 एक रेखा हो जाएगी, दूसरी रेखा हो जाएगी y बराबर 4, ठीक है। और तीसरी रेखा क्या हो जाएगी, देखिए इन रेखाओं से 8 इकाई की दूरी पर, 8 इकाई की दूरी पर मान लीजिए x बराबर 3 है, अब इसके 8 इकाई की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु से है x बराबर 3 से इसमें 8 दूरी पर, तो जो मूल बिंदु से वो कितनी दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 11, यानी कि x बराबर 11, और दूसरी रेखा बन जाएगी x बराबर 11। और इसी तरीके से सिर्फ इकाई दूरी पर पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि प्लस एक्स की तरफ ही रेखा बने, इधर भी रेखा बन सकती है, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो इस पे जब 11 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए, एक तो ये 3 कम हो जाएंगे इधर, ठीक है, यानी कि 8 इकाई की दूरी पर करना है। तो एक तो 3 ये हो जाएंगे बिंदु इधर जाएंगे, तब इस साइड जाएंगे तो 3 तो ये कम हो गए और 5 इधर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इधर से अगर नेगेटिव में जाएंगे तो 8, ठीक है। तो 8 यूनिट जाएंगे, तो इस इससे यहाँ से ये 8 इकाई की दूरी पर है, लेकिन मूल बिंदु से ये 5 इकाई की दूरी पर होगी, ठीक है बच्चों। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, वो हमेशा मूल बिंदु के रेफरेंस में लिख के रख उसको ही देखते हुए लिखते हैं।
तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस का 5। इसी तरीके से जब y के निकालेंगे तो y का एक बार ऊपर आएगा, वो आ जाएगा y बराबर, एक बार आएगा 12 और दूसरा आएगा y बराबर माइनस का 4। जब नीचे आएंगे 8 इकाई दूरी पर, तो एक तो ये 4 दूरी फिक्स हो जाएगी और ये मूल बिंदु वाली रेखा है, तो इससे ही जब नीचे यहाँ पे आएगी तो मूल इस बिंदु से भी ये भी 4 दूरी पर होगी, लेकिन इस वाले बिंदु से ये पूरी 8 इकाई की दूरी पर होगी। ठीक है, तो एक ऊपर रेखा बनेगी और एक नीचे रेखा बनेगी। ऊपर रेखा बनेगी उसका समीकरण आ जाएगा y बराबर 4, और जो नीचे रेखा बनेगी इस बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर, तो उसका समीकरण आ जाएगा y बराबर माइनस 4। तो कितनी रेखाएं बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 रेखाएं बन रही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट, प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको मान लेंगे x1 कोमा y1 और ये हो जाएगा x2 कोमा y2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे। तो जिसका a है इसका आंसर आएगा 1/2, यानी कि प्रवणता आएगी 1/2, और b का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/8। आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। और जो c आएगा उसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अब जो d है वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, थोड़ा त्रिकोणमिति लगेगी इसमें। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गया है। देखिए, ये a और b को हम लोगों ने मान लिया x1 कोमा y1 और इसको मान लिया है x2 कोमा y2। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर b हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो अंदर बचा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे से a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा होता है, और सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फा होता है। इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूँ कि त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे मैथ के लिए, क्योंकि त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कहीं भी यूज आ जाते हैं। ठीक है, चाहे हाई डिस्टेंस चैप्टर हो, सर्कल में हो, कुछ ऐसे बना देते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन, और सरल रेखा हो इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो कॉट स्क्वायर अल्फा बटे टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए टेन स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 कॉट स्क्वायर अल्फा, तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा। और 1 लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा ऊपर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा b/a कॉट की पावर 4 इंटू अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित प्रतिबंध के अनुसार रेखा द्वारा धन x अक्ष से कोण बनाती है और बाह्य अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। इसमें माप ज्ञात करनी है और एंगल निकालना है। इसका क्वेश्चन नंबर ए है। देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा y बराबर 3/√3x प्लस 7/√3। ठीक है बच्चों, तो अंतःखंड तो आ गया इसका 7/√3। ठीक है, तो अब देखिए एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, m बराबर क्या आ गया यहाँ पे 3/√3, और ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा ये फाइनली सॉल्व होके √3। ठीक है बच्चों, अब m बराबर क्या होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पे √3, और थीटा के किस मान के लिए टेन की वैल्यू √3 आती है, 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये इसका ए पार्ट था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसी तरीके से आप बी पार्ट करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका जो सी है वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बी का मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। इसका एंगल जो आएगा थीटा वो आएगा 120 डिग्री, और जो सी अंतःखंड आएगा वो आएगा 5। इसी तरीके से सी ऑप्शन है उसके आंसर आएंगे 45 डिग्री, और अंतःखंड तो पता ही आप लोगों को यहाँ पे 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से निम्नलिखित
कोण अंतरित करती हैं, यानी कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, यानी कि रेखा क्या होनी चाहिए, रेखा का समीकरण होना चाहिए y बराबर एम एक्स, और m का है यहाँ पे टेन थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो m की वैल्यू आती रहेंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका डी पार्ट है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थीटा वैल्यू दे रखी है टेन इनवर्स 2/3, तो टेन थीटा यहाँ पे निकल के आएगा, टेन थीटा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2/3। तो सिंपली जो m आ गया वो क्या आ गया 2/3, हम लोग इसको समीकरण में रख देंगे। इसमें c नहीं होगा, क्यों, अंतःकरण नहीं कर रही क्योंकि ये मूल बिंदु से होकर जा रही हैं। तो इसके आप लोग पूरे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः इतने खंड अंतरित करती हैं। रेखा के समीकरण ज्ञात करने क्या बनता है फॉर्मूला, x/a प्लस y/b बराबर 1। अब यहाँ पे 5 और 6 क्या है, a की वैल्यू इसमें 5 है और b की वैल्यू 6 है। इसी तरीके से सारी वैल्यू पुट करके हम लोग समीकरण निकाल लेंगे सभी के। तो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क था और क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने लगूंगा तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये होमवर्क देता हूँ कुछ कुछ समझा के, ताकि आप लोग इनको सॉल्व कर सको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित रेखाओं में से प्रत्येक का धन एक्स अक्ष से झुकाव तथा मूल बिंदु से रेखाओं की दूरियां ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये पूरा एक क्वेश्चन बन रहा है। ऊपर हम लोगों ने रेखा का एक क्वेश्चन देखा था, जो कि रेखा की मूल बिंदु से दूरी और जो उसका कोण बनता है एक्स अक्ष से, उसका समीकरण समीकरण क्या होता है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्या है, दूरी हो जाएगी, तो पी बराबर 7 आ जाएगा यहाँ पे। और जो 30 डिग्री है वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा, यानी कि कोण आ जाएगा इसका 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ए पार्ट बहुत ही सिंपल है। अब इसका बी पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं। तो इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस बाई साइन अल्फ़ा बराबर डी। तो यहाँ पे सीधा सीधा नहीं बन रहा है, यहाँ पे बीच में नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, ठीक है। तो देखो समीकरण तो ये है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें जो डी बन रहा है एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से रेखा की दूरी हो जाएगी, ठीक है। और जो हम लोग कोण निकालेंगे एक्स अक्ष से, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको बाई बराबर एम एक्स प्लस सी के टर्म में लिख लेंगे। तो बाई साइन अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस माइनस इधर उधर जब शिफ्ट करेंगे तो बाई साइन अल्फ़ा बराबर एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस डी। अब बाई बराबर और साइन अल्फ़ा को दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो ये बनेगा बाई बराबर एक्स, और ये एक्स कॉस अल्फ़ा और बटे में साइन अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कॉट अल्फ़ा। यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा का डिवाइड होगा इसमें डी बटे साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो m बन रहा है वो m क्या है, कॉट अल्फ़ा है, और यही क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रवणता होती है m वो क्या होती है, टेन थीटा होती है, और वही किसके बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉट अल्फ़ा के। अब देखिए कॉट अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस अल्फ़ा। टेन 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कॉट अल्फ़ा, और बराबर में टेन थीटा लिखा है, तो एक तरीके से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। और जो दूरी आएगी वो डी ही होगी, इस मूल बिंदु से उस रेखा की दूरी, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सरल रेखा का समीकरण निकालना है, जो कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है यहाँ पे, यानी कि p बराबर दे रखा है 7, और तथा लंब x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यानी कि एक रेखा है ऐसी, ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई रेखा है जिसकी यहाँ से दूरी 7 है, और ये किसके साथ कितना कोण बनाता है, 135 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस बाई साइन अल्फ़ा बराबर पी कितना है 7। अब इसमें अल्फ़ा का मान कितना रख देंगे, 135 डिग्री रख देंगे। अब 135 डिग्री को हम लोग तोड़ के क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री प्लस
45 डिग्री, ठीक है। तो एक बार बनेगा ब्रैकेट में cos 90 + 45, और दूसरे बार इसमें बनेगा sin 90 + 45 डिग्री। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है cos 90 + थीटा क्या होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x cos 90 + 45 प्लस बाई साइन 90 + 45, और ये बराबर में 7 लिखा हुआ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x, और cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 45 डिग्री, और प्लस साइन 90 + थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा, तो प्लस कॉस 45 डिग्री और बराबर में 7। ठीक है बच्चों, अब इनके मान आप लोग रख लेना तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर आज। अच्छा है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए दो अक्षों पर समान अंतराल काटती है और इस बिंदु से होकर जाती है, यानी कि ये बिंदु उस रेखा पर स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखिए, समीकरण क्या हो जाएगा रेखा का, x/a प्लस y/a बराबर 1। दोनों को a क्यों लिया है, क्योंकि समान अंतखंड है। ठीक है, अब -4 और 2 इस समीकरण में x और y की जगह रख देंगे, उससे a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर जब a की वैल्यू आएगी फिर इसी समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हम लोगों को रेखा का समीकरण पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, रेखा दे रखी है, इसका अक्षों पर काटे गए अंतखंडों की माप ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आप लोगों को वैल्यू बता देता हूँ, यानी कि जो आंसर आएगा वो, तो जो एक्स अक्ष पे आएगा अंतखंड उसकी वैल्यू आएगी 4, और जो वाई अक्ष है उस पर जो अंतखंड आएगा वो आएगा 5। ठीक है, तो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो अगर ये मैच हो जाएंगे तो आप लोग समझ लेना कि आप लोगों ने एकदम सही सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, अक्षों द्वारा रेखा ये इधर रखिए एक्स साइन अल्फा प्लस बाई कॉस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा के कटे हुए रेखाखंड की माप ज्ञात कीजिए। ऐसा सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर देखा था। इसमें क्या करेंगे, साइन 2 अल्फा का दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्स साइन अल्फा बटे साइन 2 अल्फा प्लस ये बाई कॉस अल्फा बटे साइन 2 अल्फ़ा, और बराबर में क्या आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इधर भी साइन 2 अल्फ़ा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। अब साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही बिल्कुल सेम मैच होता हुआ मैंने आप लोगों को ऊपर एक एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक किसी सरल रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग का मध्य बिंदु L, M है, तो सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा का समीकरण ये है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मान लीजिए ए बी एक रेखा है, ठीक है, जो एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को ए और बी पे काटती है। तो हम लोगों ने मान लीजिए एक्स अक्ष पर काटती है उसके बिंदु के निर्देशांक हो गए a, 0, और जो बाई अक्ष पर काटती है उसके निर्देशांक मान लिए 0, b, और मध्य बिंदु क्या है L, M। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोई दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 क्या है यहाँ पे a, और x2 क्या है 0, और बटे में 2 बराबर क्या लिख लेंगे, l के बराबर होगा, जो कि पहले से दे रखा है L, M। ठीक है, तो a बराबर आ गया 2l, और इसी तरीके से जो बाई निर्देशांक निकालेंगे तो b + 0/2 बराबर आ जाएगा m, तो b आ गया 2m। अब रेखा का समीकरण हम लोग लिखते हैं x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, तो यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन में यही सिद्ध करना है कि उस सरल रेखा का अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग का मध्य बिंदु ए रखा है, तो हमको सिद्ध करना था कि सरल रेखा का समीकरण ये है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बराबर में 2 लिखा है, तो इसको जब
डिवाइड में ले जाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक्स बटे 12 प्लस बाई बटे 2m बराबर का 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, फिर भी हम लोग इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 को मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ये भी आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क में ही है, इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए, एक रेखा दे रखी है 3x प्लस 4y बराबर का 6, इसको x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो समीकरण बन के आएगा वो आ जाएगा x बटे 2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 4y बटे 6 बराबर में 1। तो यानी कि x बटे 2 प्लस बाई, ये 2 से काटेंगे 3 और यू कटेगा 2, तो एक तरीके से आ जाएगा 3/2 बराबर 1। ठीक है, तो x का निर्देशांक आ गया 2 और y का निर्देशांक आ गया, जहाँ पे कट करेगा 3/2। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गए। तो अंतखंड की लंबाई तो हम लोगों को पता चल गई। अब मध्य बिंदु को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो देखो ऐसे मान लेते ये है कोई रेखा, तो ये तो आ गया 2,0 और ये आ गया 0,3/2। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए 2 प्लस 0/2 ये आ जाएगा 1, कोमा और 0 प्लस 3/2 बटे में 2, यानी कि आ जाएगा ये 3/4। ठीक है बच्चों, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1,3/4। ठीक है बच्चों, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए पूरा होमवर्क है, इसको मैं बस आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। रेखा दे रखी है, ठीक है, इसका भी हम लोगों को अंतखंड ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई रेखा इस तरीके से है, ये बिंदु निकालने हैं, ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, और इस अंतखंड की लंबाई भी ज्ञात करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √/2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको जब लिखेंगे तो ए बी की लंबाई आ जाएगी, यानी कि वही पूछा गया है यहाँ पे, अक्षों के बीच अंतखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो x अक्ष पर जो अंतखंड आएगा उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5, और जो y अक्ष पे काटेगा उसकी लंबाई आ जाएगी -2, और जो इसकी अंतखंड की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी √29। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। देखिए, ये जो मैंने एक जो डायग्राम बनाया है ये रफली बनाया है, ठीक है, एक तरीके से ये रफली है, क्योंकि ये जो आंसर आएंगे उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है ये। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास सरल रेखा की। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर इसकी अगली नई क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।